मेरी अमेठी के द्वार पर फिर आएंगी दीदी आएंगी, दीदी आएंगी आएंगी दीदी आएंगी, मेरी अमेठी के द्वार पर फिर आएंगी दीदी आएंगी। दीदी आएंगी तो जनता ये पूछेगी, तेरा रुपया वाली चीनी कब मिलेगी। पिछले चुनाव में वादा किया था। दीदी आएंगी तो जनता ये पूछेगी, तेरा रुपया वाली चीनी कब मिलेगी। इन सवाल पे जनता अड़ जाएगी, दीदी आएंगी, मेरी अमेठी के द्वार पर फिर आएंगी दीदी आएंगी। और सबसे बड़ा मुद्दा अमेठी का है कि अमेठी में जिला जेल नहीं है, जिला न्यायालय नहीं है। कहना है पर शासन वाला मुद्दा भी उठेगा, जेल और कोर्ट बोलो कब बनेगा। पर शासन वाला मुद्दा भी उठेगा, जेल कोर्ट बोलो कब तक बनेगा। हम लोगों को न्याय कब दे पाएंगी, दीदी आएंगी, मेरी अमेठी के द्वार पर फिर आएंगी दीदी आएंगी। अब आप समझ तो गए होंगे कि दीदी आएंगी मतलब स्मृति ईरानी, और दीदी वैसे आ चुकी हैं, 2019 में जीती हैं, 2024 का चुनाव है, नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है कल, और स्मृति ईरानी ने अमेठी में खूंटा गाड़ रखा है। चुनाव प्रचार की तैयारियां जोरों पर है। और ये हमारे साथ हैं प्रदीप मौर्य, जो अमेठी में स्थानीय यहीं रहते हैं, यहाँ से गौरीगंज से कुछ किलोमीटर दूर, और उसके बाद ये लोक गायक हैं, और जो कंटेम्प्ररी इशू हैं पॉलिटिकल भी, और जो जनता से जुड़े मुद्दे, बेरोज़गारी, महंगाई, खेती, किसानी, उस पर ये गाते हैं। तो मुझे कई लोगों ने, जब मैं अमेठी आया गौरीगंज, तो कई लोगों ने कुछ वीडियो मुझे दिखाए, इंस्टा पे इनके वीडियो वायरल होते हैं, फेसबुक के, दिखाए कि ये प्रदीप मौर्य हैं और अमेठी में बहुत इनके गाने बीच बीच में वायरल होते हैं। तो मैंने प्रदीप मौर्य को बुलाया कि ज़रा हम गौरीगंज में जो ये किट्टू तंदूरी चाय की दुकान है, इनका भी जिक्र मैंने सुना था दिल्ली से आते वक्त, और रवीश कुमार के एक वीडियो में भी देखा मैंने कि किट्टू की तंदूरी चाय दुकान है और अभी कई तरह के फ्लेवर वाली चाय यहाँ बनती है। तो मैंने इनको, प्रदीप मौर्य को कहा जरा हम उसी चाय दुकान पर चलते हैं, जरा किट्टू जी जो पीछे चाय बना रहे हैं उनकी चाय भी पियेंगे, लेकिन उससे पहले उनके पास और एक अलग तरह से चाय बनाते भी हों, और एक अलग तरह की चाय भी है ख़ास, जिसमें चाय के ऊपर मोहब्बत का लेयर है, वो भी हम दिखाएंगे। तो इसलिए ज़रा बात करते हैं पहले प्रदीप मौर्य के एक गीत, और उसके बाद इनका परिचय भी आपसे हम कराते हैं। और हाँ, बीच में इन्होंने जो गाया ना, दीदी आएंगी और 13 रुपये की चीनी का जो जिक्र किया, इसलिए कि 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी का एक भाषण यहाँ वायरल बीच बीच में होता है, जब स्मृति ईरानी ने कहा, 2019 के चुनाव के समय स्मृति ईरानी ने यहाँ वादा किया था अमेठी में, अपने भाषण में बोला था कि 6 मई को बटन दबाओ, 13 रुपये किलो चीनी पाओ, ये मोदी जी का वादा है। तो यहाँ 5 साल हो गए, लोग पूछ रहे हो 13 रुपये वाली चीनी कहाँ मिलती है। चीनी 44 या 45 रुपये, जरा वो भी बिट्टू जी से पूछेंगे चीनी कैसे मिलती है। तो इसलिए वो प्रदीप ने वही सुनाया। हाँ, अब अगला एक गीत सुनाते हैं, फिर उसके बाद बातचीत करते हैं। कहना है अभी मोदी का परिवार ट्रेंड में है, कैंपेन चल रहा है। कहना है मोदी के परिवार में कौन कौन से लोग हैं। मोदी के परिवार में शामिल बॉन्ड के खरीदार नहीं है, इसमें गरीब लाचार नहीं है, कोई बेरोजगार। चंदा लेने का गजब तरीका, ईडी सीबीआई को भेजा। इनका चंदा मांगने का गजब तरीका है। चंदा लेने का गजब तरीका, ईडी सीबीआई को भेजा। अगले दिन ही खाते में इनके करोड़ों हैं तैयार। वही है मोदी का परिवार, नहीं है इसमें गरीब लाचार नहीं है, कोई बेरोजगार। उन्हीं लोगों को मिलता है काम जो बांड पे अपने लगाते दाम। अगले दिन ही झट से मिलता करोड़ों का व्यापार। वही है मोदी का परिवार, नहीं है इसमें गरीब लाचार। कुछ यूँ मुद्दे हैं।
यूं मुद्दे हैं मोदी का परिवार, मोदी जी कहते हैं ना पूरा देश मोदी का परिवार है, 140 करोड़ लोग मोदी के परिवार में शामिल हैं। हालांकि हाल के दिनों में उनके भाषण जिस तरह के हुए हैं उस पर भी हम आगे बात करेंगे, उस परिवार में कौन लोग शामिल नहीं हैं, और उसमें ईडी और उसका जिक्र भी किया। प्रदीप ये बताओ, ये खुद लिखते हो सारा? जी हम खुद ही लिखते हैं। खुद लिखते हो जी। तो जैसे आप इस तरह के गाने यहाँ आप अमेठी में इस चौराहे पर चाय की दुकान पर भी गा लेते हो, तो कभी टोका टोकी कोई नहीं करता है कि इस तरह से कैसे गा रहे हो? हाँ, सोशल मीडिया पर गाली गलौज होती हैं, इग्नोर करना पड़ता है। इग्नोर करना पड़ता है। जी। तो कैसे शौक हुआ आपको ये गाने का? क्या करते हो? पढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी? पढ़ाई हमारी एमएड कंप्लीट हुआ है। अच्छा, एमएड कर लिया आपने? जी जी। कहाँ से? लखनऊ यूनिवर्सिटी से। अच्छा, एमएड किया, उसके एमएड बाद एमएड अब किया क्या है। इरादा है? उसके बाद आगे की पढ़ाई का इरादा है, बाकी देखते हैं जैसा तो ये लिखने का शौक कैसे लगा आपको? ये मुझे लगता है कि जेनेटिक है। हमारे पिताजी भी गाते थे, हमारे बाबा जी भी गाते थे, तो मुझे मैंने थोड़ा सा एडवांसमेंट ये किया है कि मैंने स्वयं लिख के गाना शुरू किया है। अच्छा, और आपके पिताजी लोग गायक हैं या? नहीं, रुचि के अनुसार गाते थे। अच्छा, और ऐसे क्या करते थे? ऐसे शिक्षक हैं। अच्छा, और गांव कौन सा हुआ? यहाँ से गौरीगंज से दूर है? हाँ, यहाँ से दूर है। हमारी तिलोई विधानसभा है, वहाँ पर बेरारा ग्राम सभा है। तो एक और गाना सुनते हैं, गीत, और उसके बाद जरा बिट्टू जी के पास वहाँ चाय खास तरह से हमारी बन रही है ना, वहीं आ रहा हूँ मैं। हाँ देखिए, स्थिति क्या है कि जिस तरीके से विपक्ष को डाउन करने की कोशिश की जा रही है, उस पर मैंने गीत लिखा था कि कोशिश में बाटे चौकीदारवा हो। चौकीदार मतलब सब लोग समझ रहे हैं किसको मैं कह रहा हूँ। कोशिश में बाटे चौकीदारवा हो, करब देसवा पाता नसाही। जुटल बाटे मोदी परिवरवा हो, जुटल बाटे मोदी परिवरवा हो, करब देसवा पाता नसाही। कोशिश में बाटे चौकीदारवा हो, करब देसवा पाता नसाही। जेह कमान होखे वो का भेजाए जेलवा, केहू न समझ पावे ताना शाही खेलवा। सजवले बयापन दर बरवा हो, सजवले बयापन दर बरवा हो, करब देसवा पाता नसाही। कोशिश में बाटे चौकीदारवा हो, करब देसवा पाता नसाही। कुछ यूँ। ये जो लिखते हो, अच्छा ये बता दें हमारा लोकेशन, हम गौरीगंज स्टेशन है पीछे, गौरीगंज स्टेशन के पास है। अमेठी का ज़िला मुख्यालय गौरीगंज है और बहुत छोटा सा इलाका है, और चूँकि वीवीआईपी सीट है इसलिए यहाँ मीडिया का भी जमावड़ा है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं अमेठी में नामांकन कांग्रेस की तरफ से कौन करेगा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दोनों में से कोई नहीं, तीसरा, तमाम तरह की कहानियाँ चल रही है, उसका भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और प्रदीप तब तक एक और कोई गाना सोच के रखो, और ज़रा हम बिट्टू जी की चाय भी देख के आते हैं, दर्शक को वो भी बताते हैं कि वो चाय कैसे बनाते हैं, और आपसे और कुछ हम इसके बारे में सवाल पूछेंगे। एक बार ज़रा आइए इधर, आप वहीं रखे आइए जरा, एक मिनट। किट्टू, सॉरी। तो ये देखिए, ये किट्टू जी की चाय यहाँ बन रही, थोड़ा सा वो एक अलग सी स्पेशल चाय कहाँ है सर? तंदूरी चाय है सर। ये तंदूरी चाय या रोस्टर जिसे प्यार वाली चाय बोलते हैं सर। इसको चाय के ऊपर कुछ लेयर भी डालते हैं? यस सर, यस। ये पहले रोस्ट किया जाता है, इसको थोड़ा सा रोस्ट करते हैं हल्का सा, और रोस्ट करने के बाद में सर इसके ऊपर फिर हर्षित सिरप डालते हैं हल्का फ्लेवर चेंज करने के लिए सर। ये चाय पीने के बाद प्यार ज़रूर बढ़ता है सर। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो तो आइए हम प्यार बनाएंगे ज़रूर सर। वैसे ही लोग बैठे हैं क्या, हस्बैंड वाइफ वाले? मतलब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा सा टेंशन, चाहे ऑफिस का हो चाहे घर का होता है, तो यहाँ पे ज़रूर जो है आते हैं, अपना टेंशन दूर करते हैं और चाय पी के आनंद लेते हैं, फिर अपनी वाइफ से आई लव यू बोलते हैं। तो किट्टू जी ये देखिए, इसके ऊपर ये कुछ डाल रहे हैं, ये क्या है? ये हर्षित सिरप है, चॉकलेट सिरप है सर। ये देखिए, इसमें दिल का निशान इन्होंने बना दिया। यस सर। इसको बनाने से क्या होता है, एक फीलिंग आ जाती है सर। दिखने के बाद आदमी के अंदर जब पीते वक्त एक चेंजेस आ जाता है सर। और उसके ऊपर जो है मैं जो डाल देता हूँ थोड़ा सा गुलाब, ये मोहब्बत की निशानी है सर, ये गुलाब डाल देता हूँ सर। इसके ऊपर, चाय के ऊपर इन्होंने
गुलाब डाल निशान बनाया और उसके बाद गुलाब डाल दिया। यस सर। और चाय बिट्टू जी की, हालांकि इसमें मोहब्बत की निशानी है, ये उस तरह से करते हैं, लेकिन थोड़ी कड़क होती है, तो कड़क भी चाय है। कड़क होती है। मतलब मेरा यही कहना है कि जब टेंशन होगा तो रिफ़्रेश का होने के लिए थोड़ा सा तो कड़क चाहिए ना, सामने वाला चीज़ कुछ भी हो कड़क होना चाहिए। तो ये चाय पीने के बाद आदमी रिफ़्रेश हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है, थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर होगा ये चाय पीने से, लेकिन इमीडिएटली एकदम शांत हो जाएगा। इसीलिए बोलते झगड़ा किसी से भी हो, आप आइए, चाय हम पिलाएंगे, टेंशन फ्री हो। तो बिट्टू जी, किट्टू माफ़ करिए, कितने दिन हुए आपके इस सर ये मैं कोविड के बाद से आया था सर, कोविड के बाद से मैंने खोला था यहाँ पे सर दुकान। बीच बीच में गुलाब के पत्ते इसमें पंखुड़ी डाल के लिए फ्लेवर के लिए होता है, इससे चाय भी थोड़ा सा अभी तक हम जानते थे उसमें इलायची पड़ती है या लोग अदरक डालते हैं, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि गुलाब की पंखुड़ियाँ यहाँ चाय पर हैं और दिल का निशान है। हाँ सर गुलाब की कोई दिल तो नहीं टूटा था कभी आप? नहीं सर, ऐसा मौका ही नहीं मिला हमें सर। पता चला दिल टूट गया या दिल फेंक है, दो में से कोई चीज़ है? ना ऐसा फेंकने का भी मौका नहीं मिला, टूटने का भी मौका नहीं दिल मिला। बना के फेंक रहे हैं आप? ये तो सर सबके लिए प्यार बांट रहा हूँ सर, ये सबके लिए है सर, जिसका जिसका टूटा है वो भी आप आए, जिसका नहीं जुड़ा है आइए, हम यहाँ जोड़ देंगे सर। ये अच्छी बात है, प्यार बांटते चलो। तो ये कैसे यहाँ आपने ये चाय का कोविड में मैं पुणे में जॉब करता था, मेरी लाइन चाना करके एक रेस्टोरेंट है, स्पेशलिटी ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट का ग्रुप है, वहाँ पे मैंने लास्ट 10 ईयर्स जॉब किया था। वहाँ से कोविड के बाद जब आ गया था, जॉब स्किप चली गई थी कुछ दिन के लिए, सबको नॉर्मली घर पे स्टे कर दिया था। तो उसके बाद कुछ समय बाद जब महीने 2 महीने 3 महीने बीत गए, तो भाई इनकम सोर्सेज तो होना चाहिए, घर चला नहीं था। तो एक बार सडनली प्लान आया, मेरी वाइफ का प्लान था कि ज़्यादा उबल के ख़राब तो नहीं सर, ये और कड़क होती जाएगी। तो मेरी वाइफ का प्लान था कि क्यों ना खुद ही अपना कर लो। तो रेसिपी उनके पास थी, चाय का बनाने का एक तरीका था, वो अपना ट्रेडिशनल घर पे बनाती थी। घर में कोई चाय कम पीता है, लेकिन वही खाली पीती थी, तो हम भी पीते थे। तो फिर बनाया, हमें अच्छा लगा, तो फिर हमने बोला चलो एक बार ट्राई करते हैं। और यहाँ पे मार्केट में कोई था नहीं ऐसी कड़क चाय, तो हम बोला ठीक है, थोड़ा सबसे अलग और कड़क होनी चाहिए। तो फिर हमने कड़क चाय बनाया। विदिन 6 मंथ तक नॉर्मली था, 6 मंथ बाद आपके आशीर्वाद से एकदम मूविंग काफ़ी आने लगे। आने और बन मक्खन और बहुत सारी चीज़ें, बन मक्खन हमारे सहयोगियों को भी खिलाया सर और ज़रा चाय भी पीते हैं। और उधर हम वो प्रदीप मौर्य साहब, पीछे से हट जाइए, प्रदीप मौर्य साहब इंतज़ार कर रहे हैं, तो ज़रा अब उनसे हम 1-2 गीत और सुनेंगे। कोई बात नहीं, अरे इनकी भी, प्रदीप की भी चाय लाओ भाई, प्रदीप की भी चाय लाओ। और ये चाय कुछ अलग तरह की है शायद, इस तरह से जो आप देते हैं सर। ये अलग है, मतलब कड़क चाय होती है, स्ट्रॉन्ग चाय होती है। जैसे प्रदीप सर हैं, बहुत मतलब प्यार वाले ही शायर हैं, ये बहुत अच्छे शायरी करते हैं, इनका मैंने न्यूज़ 18 वगैरह में भी देखा था। तो ये चाय पियेंगे 100% इनको भी लव हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है सर। ये बताओ कि ये इसकी ऐसे 35 रुपये शायद है? हाँ यस, नॉर्मली 35 रुपीज़ से कॉस्ट है सर इसका। 10 रुपये से स्टार्ट है सर हमारी सिंपल चाय। अलग अलग कीमत की? हाँ, उसमें एक रोस्टेड चाय है जो मतलब हल्का सा चॉकलेटी फ्लेवर आता है सर, वो 15 रुपये की है, बाकी ये 35 की है। एक सिंपल चाय है, इसी फुल ग्लास में आती है, 20 रुपये की है सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बिट्टू जी। और फिर हम वापस लौटते हैं। अब इस बीच अब उसके बाद क्या सुनाओगे आप? देखिए अमेठी आए हैं तो अमेठी के मुद्दों पर बातचीत कर लेते हैं। बहुत जरूरी है अमेठी के मुद्दों पर बात करना। अमेठी का मुद्दा जो है, अभी मैंने रिसेंटली कई सारे नेताओं को देखा जो नए नए राजनीति में आए, उनसे पूछा गया कि आपका मुद्दा क्या है, आप किस मुद्दे पर क्षेत्र में आए, चुनाव क्या लड़ना चाहते हैं, तो उन लोगों को मुद्दा ही नहीं पता था। तो मुझे लगता है कि जो लोग भी चुनाव लड़े उनको मुद्दा पता होना चाहिए कि यहाँ का मुद्दा क्या है। तो हमारी अमेठी का क्या मुद्दा है? एक मिनट पकड़ो जरा, ये तब तक मैं ये हटाता हूँ, यहाँ पे चिपक गया इसमें, इसको कप को अलग करता हूँ। हाँ, अमेठी का क्या मुद्दा है, उस पर हम बातचीत करेंगे गीत के माध्यम से। देखिए मैं सुनाता हूँ। अभी हाल ही में स्मृति जी ने एक गीत बनवाया था, मैं अमेठी बोल रही हूँ। हाँ, बहुत यहाँ थीम सॉन्ग है। हाँ हाँ, और वो जो गायक हैं वो अमेठी आए भी नहीं होंगे, अमेठी को देखा भी नहीं होगा कि अमेठी में वास्तविकता क्या है। मैं अमेठी से हूँ, मैंने अमेठी को नज़दीक से देखा है, अमेठी की वास्तविकता क्या है मैं जानता हूँ। तो मैंने गीत में संकलित किया है, देखिए कहना है। मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। IIIT बेच दिया है, पेपर मिल लपेट दिया है। IIIT बेच दिया है, पेपर मिल लपेट दिया है, और गवां मैं सेल रही हूँ। मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। IIIT कैंपस था, उसको इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया।
और यहाँ पर जो पेपर मिल था उसको नीलाम कर दिया गया। इस तरीके की स्थितियाँ हैं। आगे कहना है कि अमेठी में प्रशासनिक क्या स्थिति है देखिएगा। नहीं बनी मेरी कोर्ट कचहरी, जेल भी नहीं है मेरा प्रहरी। राम मंदिर बना, अमेठी बने हुए 14 साल हो गए। 14 सालों का वनवास अमेठी को मिला। 14 साल से जिला न्यायालय नहीं बन पाया, 14 साल से जिला जेल नहीं बन पाया। कहना है नहीं बनी मेरी कोर्ट कचहरी, जेल भी नहीं है मेरा प्रहरी। नहीं बनी मेरी कोर्ट कचहरी, जेल भी नहीं है मेरा प्रहरी। जुल्म को झेल रही हूँ मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। और फिर वही सबसे बड़ा मुद्दा कि मोदी का संदेश है कमल का बटन दबाएंगे 13 रुपये किलो चीनी पाएंगे, और वो काम नहीं हो पाया। कहना है कि अमेठी का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, स्मृति जी ने कहा था कि कमल का बटन दबाएंगे 13 रुपये किलो चीनी पाएंगे, वो हो नहीं पाया। तो इस गीत में मैंने वो भी संकलित किया है। कहना है नहीं मिली 13 रुपये में चीनी, सिलेंडर का मुद्दा है ज़मीनी। सिलेंडर लेकर के सड़क पे बैठती थी और प्रधानमंत्री को भी वो चूड़ियाँ भेज दिया करती थी। कहना है नहीं मिली 13 रुपये में चीनी, सिलेंडर का मुद्दा है ज़मीनी। बस जुमले झेल रही हूँ मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। बीच में नेताजी का बयान आया था कि अमेठी को भी हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कितनी स्मार्ट है आप टहल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमेठी ये नगर नहीं, ये कस्बा है। कहना है कि मैं नहीं बनी स्मार्ट सिटी, अच्छे दिन से मैं हूँ दुखी। मैं नहीं बनी स्मार्ट सिटी, अच्छे दिन से मैं हूँ दुखी। राज को खोल रही हूँ मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। कुछ यूँ स्थितियाँ हैं। तो ये सब जब ये कहाँ सुनाते हो ये सब आप? शायद लोकल चैनल में या जहाँ भी? लोकल चैनल में, या आप लोग जैसे आते हैं डिबेट में मुझे बुलाया जाता है, या जो हमारे सोशल साइट हैं एक्स पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ऐसे। तो ये जब सुनाते हो ऐसे, जैसे अब यहाँ पता नहीं इनके गाने से लोग नाराज़ तो नहीं हो जाते सुन के यहाँ? है? मुझे तो पहले ये लगा कि मैं ऐसे चौराहे पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 25 लोग खड़े हो गए, तो मुझे लगा ऐसा ना लोग ऐतराज़ करें कि ये क्यों इस तरह से सुना रहे हैं। एक मिनट कैमरा लोगों की तरफ। क्या सच्चाई है, बुराई नहीं जो बोल रहे हैं। प्रदीप मौर्य सही गा रहे हैं? जी क्या जी जी सही गा रहे हैं। सही गा रहे हैं? सही गा रहे हैं। प्रदीप मौर्य जो गा रहे हैं वो सही बोल रहे हैं? वो हैं? बहुत सही गा रहे हैं, बहुत सही गा रहे हैं। अब देखो मुझे पहले यही लगा कि लोग घेर रहे हैं, अचानक कोई ऐतराज़ कर सकता है कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं। मुद्दे हैं आके, अमेठी के मुद्दे हैं सर ये, और ये सच्चाई है सर। अमेठी के में रेलवे स्टेशन है, टिकट का काउंटर नहीं है सर, स्लीपर टिकट के काउंटर एक है सर, और वो भी 10 बजे खुलता है, 8 बजे खुलता है और 2 बजे बंद हो जाता है। 2 बजे के बाद आप स्लीपर टिकट अमेठी में नहीं पा सकते हैं सर। बड़ी दिक्कत पड़ती है। जबकि सर यूपी जी इधर का सबसे ज़्यादा इनकम करने वाला स्टेशन गौरीगंज है, लेकिन यहाँ पे रेलवे काउंटर बगल है, बगल 2 दलाल हैं। ये सिर्फ विकास का नाम दिखा रही है भाजपा, ऐसा हुआ कुछ नहीं है। युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया आप बता दीजिए, कुछ किया है? वो जब 410 में था सिलेंडर तो वो आके यहाँ धरना दे रही थी, वो प्रधानमंत्री जी को चूड़ी भेज रही थी। एकदम सच्चाई बोला है भाई ने कि वो क्या किया है उन्होंने, ऐसा बताइए। अभी सिलेंडर 1000 पार है, अब वो कहाँ गई है? वो बैठे धरने पे? अब तो नहीं बैठेंगे वो धरने पे। अब उनको आना है यहाँ से। वो 14 में चुनाव लड़ी थी, वो हार गई। 19 में उनकी किस्मत थी, वो जीत गई। जनता थोड़ी नाराज़ थी कांग्रेस से, पर अब जनता को समझ में आ गया है कांग्रेस क्या कर रही है और भाजपा क्या कर रही है। तो इस बार राहुल गांधी जो भी लड़ेगा कांग्रेस से उम्मीदवार वही जीतेगा। आपका क्या नाम है? नीतीश शुक्ला। क्या करते हो नीतीश? बता तो ना सर, पढ़ लिया हूँ, MBA कर लिया हूँ, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, हर जगह अप्लाई करते हैं, कुछ भी मिलना नहीं है सर। कहाँ से MBA किया आपने? मैंने कैलकाटा से किया था, जॉर्ज कॉलेज। वहाँ से MBA करके यहाँ क्या करो, बैग लेके कहीं जा रहे हो? सर मेरा एयरटेल का है, XFE का काम कर रहा हूँ। आप समझिए कि मैं 15 लाख रुपए अपने पढ़ाई में खर्च कर चुका हूँ, और ये पंपलेट लेके मैं ये मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ, एयरटेल XFE। तो फील्ड में सर कुछ किया नहीं उन्होंने युवाओं के लिए। जो है जैसा बोलते हैं, लोग पढ़ भी लेंगे, आप पढ़ाई में खर्चा करेंगे, 15 लाख 20 लाख आप लगा रहे हैं, उसके बाद अगर आपको नौकरी 10,000 15,000 की करनी है, आप कैपेबल होने के बाद भी, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे सरकार का। आए थे, बोले थे हर 2 करोड़ रोज़गार देंगे, कहाँ है रोज़गार? कोई रोज़गार नहीं दिया उन्होंने। सर बोलने की बात है, बोलना कहना, राजनीति इस तरह नहीं करनी चाहिए जैसे भाजपा कर रही है। राम मंदिर मैं बिल्कुल मानता हूँ, राम मंदिर श्रद्धा मेरी है, लेकिन आप ये बताइए कि हम लोग पहले राम को नहीं मानते थे। राम जन्मभूमि बनी, मंदिर बना, बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ी है कि आप राम मंदिर, पाकिस्तान और हिंदुत्व दिखा के आप
जनता को अब तो मुसलमान और मंगलसूत्र पर आ गए। अब वो लोगों को कल ही कहा कहीं कि आपके पास 2 भैंस है तो 1 भैंस छीन लेंगे, 2 गाय है तो गाय ले लेंगे, 2 मकान है तो मकान ले लेंगे, 2 बाइक है तो 1 बाइक ले लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। अब तो ये सब मोदी जी कह रहे हैं। और वो पता नहीं कौन सा मैनिफेस्टो पढ़ा है जिस मैनिफेस्टो के किसी पन्ने में कहीं नहीं लिखा हुआ है कांग्रेस के ये मैनिफेस्टो। सब सिर्फ बोलने वाली बात है। ये गुमराह किया जा रहा है जनता को, और जनता भी गुमराह हो रही है। ये हम लोग को खुद को समझना होगा, जनता को समझना होगा। ये दिन ब दिन आज हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है, आने वाले समय में और जो लोग आएंगे और स्थिति बदतर होती जाएगी। तो अभी से अगर समझेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं समझेंगे तो जैसा चल रहा है और बुरा चलेगा। लोग तो ना पहले खाने के लिए मर रहे थे ना अब मर रहे हैं, बट जो कंडीशन हो रही है खाली दिखाया जा रहा है कि हाँ हम बहुत ऊपर जा रहे हैं, हमारा देश बहुत प्रगति कर रहा है। क्या है क्या नहीं है ये तो सर बड़े ही लोग जान सकते हैं, पर मेरे लिए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि कोई युवाओं के लिए कुछ नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं हुआ है। महंगाई बढ़ती जा रही है। अभी जो 4 लोग हैं 5 लोग हैं जिनकी फैमिली है, वो अपना खर्चा कैसे चला रहे हैं वो खुद जानते होंगे। एक आदमी जॉब करने जाता है, वो क्या क्या देख रहा है, क्या समस्या झेल रहा है, उसके बाद सरकार की झूठी मार कोई मतलब नहीं है सर इस चीज़ का भाजपा का। आप यहीं रहो, आपका आक्रोश समझ सकते हैं, बहुत गुस्से में हो आप। गुस्से में रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर युवा नहीं समझेगा, देश नहीं समझेगा, आप जाति को लेके आप इसको मतलब धर्म को लेके ये सब मुद्दा बना के अगर आप वोट करेंगे तो आप कभी आगे नहीं जा सकते हैं। एक देश की तरह एक समाज के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप वो देखें कि जो आपके समाज के लिए हित में हो, जो आपको रोज़गार दे सके, महंगाई कम कर सके, आप आगे बढ़ें, प्रगति करें, वो इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि इसीलिए ये सब ऐसे मुद्दे उछाले जाते हैं, मटन मछली, मुगल मुसलमान, मंगलसूत्र, ये सब, ताकि जो आप मुद्दे करो ना, रोज़गार या बेरोज़गारी या महंगाई, उससे लोग डाइवर्ट हो जाएं। और इसलिए यहाँ पोस्टर लगे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आए। ये राम को लाएंगे, राम पता नहीं कितने सदियों पहले आए थे, ये राम को लाएंगे। इनकी हिम्मत है कि ये राम को ला देंगे। राम भगवान थे, इन जैसों की हिम्मत है कि वो राम को लाएंगे। आपने ये किया है कि आपको ये पता था कि जो 2014 में ये आए, ये जो बोले 15 लाख, फिर बोले जुमला है। अभी ये पूरी तानाशाही की सरकार चल रही है। आप बोल रहे हैं, देखिए पक्ष विपक्ष दोनों होना ज़रूरी होता है। अगर देश को आगे बढ़ना है तो उसका पक्ष भी अच्छा रहे और विपक्ष भी अच्छा रहे। अटल जी की जब सरकार थी पहले, उस समय बहुत अच्छी सरकार थी। हम लोग तो बच्चे थे, लेकिन उनका देखते हैं, भाषण देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। वो जो बोलते हैं कि हाँ जैसी सरकार होनी चाहिए वैसी थी। मोदी तानाशाही कर रहे हैं। ये अमित शाह, 2 लोग, आप बताइए और कोई आप ऐसा नेता बता दीजिए, अमित शाह, मोदी और राजनाथ, 3-4 लोग को छोड़ के कोई ऐसा नेता हो जो आता हो मेन मीडिया पे कभी, या मोदी जी ने कभी आके जनता का वो जवाब दिया हो? मोदी जी ने 10 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। वहाँ कुछ चुनिंदा पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं, जो उनसे इसी तरह सवाल पूछते हैं, आप थकते क्यों नहीं, इतना काम कैसे कर लेते हैं, इतनी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है, इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है? अब तो क्या बताएं सर, आप लोग पत्रकार हैं, अंजना जी हैं, कितने, मैं किसी का नाम मत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, पर ये जो ये किया जाता है, मीडिया का काम होता है कि दोनों तरफ से एकदम पारदर्शी चीज़ दिखाना, कि आप किसी की चापलूसी नहीं कर सकते हैं। आप एक स्तंभ है देश का, तो आप इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए। पर फिलहाल मीडिया अपने देश का मीडिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 157वें ऐसे ही कुछ रैंक पे है पूरे विश्व में, कुछ ऐसे ही 100 तो पार है, निश्चित हूँ, मैं ये जान रहा हूँ। तो इस तरीके मीडिया का काम होता है देश की सच्चाई को दिखाना। अगर आप देश की सच्चाई को दिखाएंगे तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। आप अगर प्रधानमंत्री जी की चापलूसी करेंगे, उनको आप दिखाएंगे कि वो बहुत अच्छा है, काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप बता रहे हैं बहुत अच्छा है, पाकिस्तान से क्या करना है? पाकिस्तान तो पहले भी था, अब भी आगे भी रहेगा। आप POK ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, हमसे मतलब नहीं है। आप देश के लिए तो करिए, आप रोजगार तो दीजिए, आप जनता को गुमराह न करिए, जो गुमराह करने वाला काम। यही रुकिए, हम वापस लौटते हैं, एक बार फिर से इससे एक सुनते हैं। और देखिए इस बीच पब्लिक आ गई है। होता क्या है कि चूँकि अमेठी है, बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर आसपास घूमते रहते हैं, माहौल बहुत सरचार्ज्ड है। अभी नॉमिनेशन के दिन ऐसा भी हुआ था कि सैकड़ों हज़ारों की भीड़ जो नॉमिनेशन के लिए जा रही थी, वहाँ कांग्रेस दफ्तर के बाहर उनके कुछ कार्यकर्ता थे और दोनों तरफ से कुछ झड़प हुई और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कुछ पिटाई भी हुई, शायद कपड़े भी फाड़ दिए गए। तो एक तनावपूर्ण माहौल है। तो जब मैं इनके साथ अभी ये कविता रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इनके गीत, तो लगा थोड़ा सा, भाई साहब इधर आ जाइएगा, तो लगा कि हो सकता है बहुत सारे लोग जुट जाएँ, किसी को एतराज़ हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार पूछ लें कि ये जो गा रहे हैं वो सही गा रहे हैं कि नहीं। फिर हम वापस एक बार पब्लिक के पास आएंगे। आप सब लोग यहीं रहिए, चलिए कुछ और सुनाइए। देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब मुद्दे हैं। भाई ने अभी कहा तो मैं उसी पर गीत सुनाता हूँ। मैंने रिसेंटली लिखा है, रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा के विचार ना बदली, नेता कतनौ वंदन करिए मगर आधार ना बदली। और अभी आप कह रहे थे माँ से इन लोगों को मंगलसूत्र याद रहता है, माँ से मटन याद रहता है, माँ से मछली याद रहता है, माँ से मुसलमान याद रहता है, माँ से मुगल याद रहता है, लेकिन हमारे इन नेताओं को माँ से महंगाई नहीं याद रहता है। और यही
लोग पहले आरोप लगाते थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का माँ। वहाँ से एक मणिपुर भी है। अब मणिपुर भी जाने के लिए तैयार नहीं है। कहना है माँ से मंगल सूत्र नाही महंगाई याद बा, 10 ही साल माँ सोना 3 गुना पार बा। पहले 20-25 हज़ार इन्हीं की सरकार में, अब 70,000 लगभग पहुँचा है। माँ से मंगल सूत्र नाही महंगाई याद बा, 10 ही साल माँ सोना 3 गुना पार बा। जब ले जनता से तुर करब ई व्यापार ना बदली, नेता कतनो वंदन करी है मगर आधार ना बदली। कुछ यूँ स्थितियाँ हैं। नारी सुरक्षा की बात की जाए तो वो भी स्थितियाँ कितनी नाजुक हैं, देखिएगा। अब नारी शक्ति सुरक्षा के विचार ना बदली, नेता कतनो वंदन करी है मगर आधार ना बदली। बहन बिटिया से रोज होत खिलवाड़ बा। रेवन्ना जी को देख लीजिए, उनके सुरक्षा के नाही तने को जुगाड़ बा। जब ले नेता और दरिंदन के, जब ले नेता और दरिंदन के व्यभिचार ना बदली, नेता कतनो वंदन करी है मगर आधार ना बदली। और अभी भाई ने कहा कि सिलेंडर की क्या स्थितियां हैं। स्मृति जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो सिलेंडर सस्ती मिलेगी, उज्ज्वला योजना के तहत बांटा भी गया। लेकिन ये तो वही स्थितियां हो गई कि इन्होंने नीता अंबानी जी को कॉपी किया। जिस तरीके से उन्होंने जियो का सिम फ्री में बांटा था और बाद में वसूली की, उसी तरीके से इनकी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर फ्री में बांटा और बाद में 1200 रुपये वसूली की। उस पर मेरा गीत है कि महिलाओं चुनाव के समय डिस्काउंट ऑफर भी दे देते हैं, जैसे अभी थोड़ा कम कर दिया। हाँ, अभी 200 रुपये सीधा फ्लैट कर दिया गया डिस्काउंट, जैसे मार्ट वगैरह में चलता है। कहना है कि महिलाओं की बहुत हितैषी बनती है हमारी सरकार। कहना है, महिला का दर्द समझिए इस गीत के माध्यम से। गर्मी से बेहाल बानी, फूकत फूकत चूल्ह गैला भूल चाचा जी। चाचा जी यू नो, गर्मी से बेहाल बानी, फूकत फूकत चूल्ह गैला भूल चाचा जी। महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ़ चाचा जी, बेवकूफ़ चाचा जी। और कहते हैं हमारी महिलाओं को धुआं से बीमार हो जाती हैं, राहत मिल जाएगी। लेकिन इतना महंगा हुआ सिलेंडर कि सिलेंडर को किनारे रखना पड़ा और फिर से उसी चूल्हे और लकड़ी पे आना पड़ा। कहना है कि धुआं वाली लकड़ी से काम मोर चलत बा, योजना उज्ज्वला वाला गैस नाही जलत बा। धुआं वाली लकड़ी से काम मोर चलत बा, योजना उज्ज्वला वाला गैस नाही जलत बा। खाली पड़ा बस सिलेंडर, भरवा ही नहीं पा रहे हैं। खाली पड़ा बस सिलेंडर, चटत बाट धूल गैला भूल चाचा जी। महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ़ चाचा जी, बेवकूफ़ चाचा जी। और हम मांग करते हैं, कहना क्या है कि सस्ता करा तू सिलेंडर, बात कहीं साफ हो। टीबी के मरीज बनब नाही करब माफ हो। सस्ता करा तू सिलेंडर, बात कहीं साफ हो। टीबी के मरीज बनब नाही करब माफ हो। फेफड़ा हमार गले जैसे धूप में फूल गैला भूल चाचा जी। महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ चाचा जी। ये सही कर रहे हैं क्या, ये जो गा रहे हैं? हाँ? एक बार पब्लिक के बीच आते हैं जरा। है ये जो यहीं के ये युवा है, यहीं का, ये आपके अमेठी इलाके का रहने वाला, तो ये जो गा रहे हैं वो सही कर रहे हैं? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सिलेंडर की महंगाई और बाकी सही है, सही है, सही है, सही है, है? बिल्कुल सही है सर, बेरोजगारी, महंगाई, वो सब बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। तो चीनी हाँ सर, ये सही कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं भाई साहब, रियल बात है, हकीकत में है ये। इनको देख के लग रहा है कि युवा जाग रहा है भाई, वो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के बारे में सोच रहा है और सोचना भी चाहिए। तो एकदम सही कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? ठीक है सर, महंगाई मुद्दा है। महंगाई समय के हिसाब से बढ़ती भी रहती है, लेकिन महंगाई एक मुद्दा है जो कि चाहिए।
महंगाई मुद्दा है, लेकिन वो तो पोस्टर यहाँ अमेठी में लगा दिया है लोगों ने कि जो राम को लेकर आए हैं हम उनको लेकर आएंगे। पूरे जगह जगह नॉमिनेशन के दिन से पोस्टर लगा हुआ है। अब राम को लाने वाला कौन हो सकता है? राम तो साक्षात भगवान, और भगवान को कोई ला ही नहीं सकता आज के टाइम में, कोई भी नहीं ला सकता है। तो ये चीज़ें हैं, राम मंदिर मुद्दा नहीं था और है, लेकिन सोच विकास की होनी चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये है कि सच्चाई है, जो सच्चाई बोलता है ना उसके खिलाफ आप देख ही रहे हैं सर, चाहे न्यूज़ वाले हों या फिर नेता हों। क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ सर। आपका क्या नाम है? ऋषि प्रताप। ऋषि प्रताप जी, वो जो गायक लोकगीत गा रहा है सही गा रहा है? बिल्कुल सही गा रहा है। एक्चुअल में ये हो भी रहा, हम लोग जैसे मैं नवयुवक हूँ, हमारे जो भी नवयुवक हैं उनके लिए बिल्कुल एक्चुअल में यही हो रहा है। आज के टाइम पे अगर देखेंगे तो यही हो रहा है। कहा और कुछ जाता है, इलेक्शन के टाइम पे जीतने के बाद कुछ और होता है। तो ये जो है नवयुवक जो है उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा। जब आगे पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? ये पढ़ने नहीं दिया जा रहा वाली बात नहीं, पढ़ने तो दिया ही जा रहा होगा। नौकरी और रोजगार का सवाल जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, रोजगार पेपरों में निकाल दिया जा रहा है, या कहीं अगर आप जाते हैं रेलवे स्टेशन पर कहीं देखोगे हमने इतनी नौकरियाँ दी हैं, लेकिन एक्चुअल में नौकरियाँ कहाँ पे हैं वो? अब प्राइवेट सेक्टर में नौकरियाँ जी है, वहाँ पे इतना प्रेशराइज किया जाता है, जो भी होता है कितने दिन काम करता है लोग जो है। चलो, लेकिन देखो सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, ये भी सच है। प्राइवेट में हो चाहे स्वरोजगार हो, सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी, लाखों को हर महीने या साल में 1 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी या 4 करोड़ नौकरी कहने के लिए किसी ने कह दिया होगा और फिर जुमला हो गया, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। तो रोजगार के अवसर सृजित किए जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ रोजगार का किया जाए। अगर नौकरी नहीं दे सकते आप रोजगार कुछ कीजिए, जिससे नवयुवक जो होंगे उनको रोजगार मिल जाए उनके एरिया में ही। जैसे अमेठी वाले जो हैं या गौरीगंज वाले, उनको अपने एरिया में ही नौकरी मिल जाए। आप क्या करो? सही जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर रोज़गार कहीं से निकलता भी है, जो पुरानी वैकेंसीज थी पुरानी गवर्नमेंट में, तो ये क्या कर रहे हैं, उन वैकेंसियों को कुछ ना कुछ ऐसा पेच फंसा देते हैं जिससे वो कोर्ट में चली जाती हैं, और कोर्ट में वो आदेश वही आता है जैसा सरकार चाहती है। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग वो जो है वहाँ पर हलफनामा लगा दिया जाता है, वहाँ पर कैंडिडेट के खिलाफ जो कैंडिडेट चाहते हैं उसके अगेंस्ट आर्डर आ जाता है, जिसके खिलाफ हम लोगों में रोष है और हम लोगों का रोज़गार छीना जा रहा है। जैसे कि 69,000 वैकेंसी में छीना गया है रोज़गार, उसमें हम लोग भी आरक्षण घोटाला, बिल्कुल आरक्षण घोटाला में भी छीना गया है। और उसके अलावा जो है हम लोगों को उसमें कट ऑफ मार्क्स बाद में बढ़ा दिए जाते हैं, कभी पहले लगा दिए जाते हैं। ये सब अमेठी में ये सब मुद्दा है क्या? ये सब अमेठी में बिल्कुल मुद्दे हैं। इसमें छोटे छोटे मुद्दे हैं, लेकिन इसमें कुछ बड़े मुद्दे, कुछ बड़ी चीज़ों को इन्वॉल्व करके इन मुद्दों को छिपाया जा रहा है। चलिए, अब फिर वापस आते हैं वहीं पे हम प्रदीप मौर्य के पास। और स्टेशन पर कोई ट्रेन भी आई है जिससे पैसेंजर आ रहे हैं, और मैं थोड़ी देर बाद फिर से वापस आऊँगा यहाँ, और जो यात्री आ रहे हैं जो इस गौरीगंज स्टेशन पर आ रहे हैं, ज़रा उनसे भी बात करेंगे। अगली ट्रेन यहाँ कब है? अगली ट्रेन कौन सी आएगी यहाँ पे? हैं? इसके बाद नहीं, जनता तो आ गई, इसके बाद वो कितने बजे? चलिए देखते हैं, पंजाब मेल से जो लोग आएंगे उनसे बात करेंगे। हाँ, और कुछ सुनाओगे? अभी आपने कहा कि यहाँ पर होल्डिंग बैनर पोस्टर लगा हुआ है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन अभी आपने युवाओं से बात की तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा रोज़गार का है। तो उस पर ही मैं 2 लाइन सुनाता हूँ, उसी के जवाब में देखिएगा। मेरी आवाज़ है, युवाओं की आवाज़ है। रोज़गार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे, रोज़गार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। अब मंदिर मस्जिद के झांसे में न आएंगे। और यहाँ पर हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जेन्युइन मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब हम भटकेंगे नहीं। कहना है कि ना अगड़ा पिछड़ा में, ना हिंदू मुस्लिम में, ना अगड़ा पिछड़ा में, ना हिंदू मुस्लिम में। शिक्षा और रोजी पर हम बटन दबाएंगे। रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। और अभी बात की गई शिक्षा की। शिक्षा, सरकारी स्कूलों की स्थितियाँ ये हैं कि वहाँ पर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों पर 1 टीचर है, यानी कि 200 बच्चे हैं, केवल 2 ही शिक्षक हैं। शिक्षा के स्तर की बात की जाए अगर अमेठी की, तो अमेठी में डायट कॉलेज नहीं है, यानी कि बीटीसी करने के लिए सरकारी डायट कॉलेज नहीं है, सरकारी बीएड कॉलेज नहीं है, सरकारी एलएलबी कॉलेज नहीं है, सरकारी यूपीटीयू का बीटेक
बीटेक कॉलेज नहीं है, ये सब तो सब सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है। ये सब अमेठी के मुद्दे हैं। ये सब सवाल फिर उठेगा ना कि ये कॉलेज 2019 के पहले भी क्यों नहीं बना। 15 साल राहुल गांधी रहे, उसके पहले राजीव गांधी 81 से लेकर 91 तक राजीव गांधी रहे, तो पहले क्यों नहीं बना। जो 80 के बाद से लगातार गांधी नेहरू परिवार के सदस्य जीते, प्रधानमंत्री रहे, राहुल गांधी के समय भी सरकार रही 10 साल, 4 से 14। उसका कारण ये है कि डाइट जो होता है, बीटीसी कॉलेज जो होता है जिले वाइज होता है, और अमेठी ज़िले का गठन 2010 में हुआ। लोकसभा बहुत पहले से रही है, तो डाइट कॉलेज मतलब डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट होता है, तो जिला वाइज बनता है। अगर 10 में जिला बना तो मैं मानता हूँ कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने 4 साल में नहीं बनवा पाया, लेकिन उसके बाद 14 से 24 तक भाजपा की सरकार रही, तो ये लोग बनवा सकते थे, लेकिन इन्होंने भी अमेठी को गर्त में भेजने का काम किया। कहना है कि देखिए गीत आगे है, स्कूल भी खाली है, कॉलेज भी खाली हैं, स्कूल भी खाली है, कॉलेज भी खाली हैं, 2 शिक्षक 200 को, 2 शिक्षक 200 को बोलो कैसे पढ़ाएंगे, रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। रोजगार की यूँ स्थितियाँ हो गई हैं कि आप इलाहाबाद, पटना, कोटा कहीं भी चले जाएंगे, मुखर्जी नगर जाएंगे आप, तो वहाँ बच्चे ऐसे ऐसे मिल जाएंगे कि हो सकता है कि आपकी उम्र के बच्चे मिल जाए तैयारी करते हुए। मेरी उम्र के नहीं मिलेंगे भाई, मैं तो मेरे बच्चे के उम्र के लोग अब नौकरी कर रहे हैं। तो उस पर भी मुझे एक गीत याद आया, मैंने लिखा कि स्थितियाँ ये हो गई हैं कि झरत जातिया हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे, झरत जातिया हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे, ख़त्म होतिया है नौकरी के आस धीरे धीरे, झरत जातिया हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे। और लोग मांग करने लगे भैया 5 साल भर्ती नहीं आई, अब भर्ती आई है तो एज लिमिट बढ़ा दीजिए, और सरकार को करना भी पड़ा था इस पुलिस की भर्ती में, जिसका पेपर हो गया लीक। कहना है नेवी के उम्र बीती आर्मी के बीती, नेवी के उम्र बीती आर्मी के बीती, दरोगा के टूटा विश्वास धीरे धीरे, झरत जातियाँ हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे। और बच्चा कहता है कि मैं बहुत दिनों से इलाहाबाद में पढ़ रहा हूँ, शायद नौकरी लग जाए, शायद नौकरी लग जाए, लेकिन नहीं लग रही, वहीं लिट्टी चोखा खा रहा है इलाहाबाद में। कहना है ढेर दिन इलाहाबाद में लिट्टी चोखा खावा, ढेर दिन इलाहाबाद में लिट्टी चोखा खावा, ख़त्म भावा घर के दाल भात धीरे धीरे, झरत जातियाँ हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे। कुछ यूँ स्थितियाँ, गीत बहुत लंबा है। अच्छा सुनिए, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप किसी ढंग से किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हो? नहीं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो होता यही है कि जो शायर होते हैं, कवि होते हैं, कलाकार होते हैं, लेखक होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, मैं मानता हूँ कि पहला दायित्व यही है कि सत्ता से सवाल पूछें, जो सबसे शक्तिमान है उससे सवाल पूछें। लेकिन ये दौर ऐसा है कि एक बड़ी जमात शायर, कलाकार, कथाकार, फनकार और पत्रकार सत्ता से सवाल पूछने की बजाय, सबसे शक्तिमान महामना मोदी की सत्ता से सवाल पूछने की बजाय उनके सामने ही पूरी तरह से दंडवत है। तो इसलिए सवाल एक युवा जो गीतकार है, गीत लिखता है अमेठी इलाके में, और जिस तरह से इनके गीतों में एक तेवर है, लेकिन उस तेवर में मुद्दे हैं, सवाल है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कई बार यहाँ लोग पूछते होंगे आपको कि भाई कोई बीजेपी वाला पूछेगा कि सारा बीजेपी मोदी जी और इसी पर पूछ रहे हो। देखिए आपने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, तो उसका जवाब ये है कि हम भारतीय संविधान को देखेंगे अगर, तो लोकतांत्रिक देश में है, और भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप सत्ता से सवाल पूछ सकते हैं लेकिन कायदे से। तो मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ कि गाली दे करके पूछ रहा हूँ कि ये काम क्यों नहीं किया, तो ये मेरा अधिकार है। और मैंने अगर पढ़ाई की है तो मैंने लोकतंत्र की परिभाषा भी पढ़ी है। लोकतंत्र की परिभाषा अगर मैं ऐसे बताऊँ तो 2 लाइन में हो जाएगा, अगर आप गीत से सुनना चाहें तो मैं गीत में भी बता सकता हूँ।
लोकतंत्र की क्या परिभाषा, आओ समझें यार कि हक अधिकार मिलेगा, कि हक अधिकार मिलेगा। शोषण और अन्याय के सामने डट के रहेंगे तैयार, कि हक अधिकार मिलेगा, कि हक अधिकार मिलेगा। और पहली परिभाषा जो है देखिएगा, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का ही शासन है, राजा और प्रजा के लिए एक ही समान अनुशासन है। जाति धर्म का भेदभाव नहीं, सबसे होगा प्यार, कि हक अधिकार मिलेगा, कि हक अधिकार मिलेगा। और अगली परिभाषा क्या है कि तानाशाही नहीं चलेगी, जनता द्वारा वोट होगा, जनता ही सांसद विधायक होगी, सरकार से सवाल करने की जनता में अद्भुत पावर होगी। अगर आप फोर्थ पिलर हैं तो हम भी एक मजबूत पिलर हैं, हम भी सत्ता से सवाल करेंगे। कहना है जनता द्वारा वोट होगा, जनता ही सांसद विधायक होगी, सरकार से सवाल करने की जनता में अद्भुत पावर होगी। जनता के हित में नेता न होगा तो, जनता के हित में नेता न होगा तो कुर्सी से देंगे उतार, कि हक अधिकार मिलेगा, कि हक अधिकार मिलेगा। एक मैं वायरल हो रहा था आपका, तुम तो धोखेबाज हो, ऐसा भी कुछ है? तेजस्वी यादव भी उसी तरह का कुछ आजकल वहाँ बिहार में सुना रहे हैं। तेजस्वी जी से पहले मैंने गीत गाया था, हालांकि तेजस्वी जी ने भी गाया, तो मेरा थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा अलग था। पहली लाइन से मैं देखिए मैं सुनाता हूँ कि स्थितियाँ क्या है, कैसे वादे किए गए थे और अब जनता कह रही है कि आप तो धोखेबाज निकले। कहना है कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो बोले थे कि 15 लाख आएंगे, हाँ तुम तो बोले थे कि 15 लाख आएंगे, साथ साथ हम सभी के दिन आएंगे, हाँ हाँ तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। और कहना है कि धीरे धीरे बीत गया साल दर साल, इस अच्छे दिन से मोदी जी हम हैं बेहाल। मेक इन इंडिया का सपना होगा सच, मेक इन इंडिया का सपना होगा सच, डिजिटल विलेज बने गांव मेरा कब। तुम तो बेहिसाब हो, काले धन को भूल जाते हो, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। इनके पास केवल एक ही जवाब होता है कि कांग्रेस 70 साल थी, उसको हम ठीक कर रहे हैं। तो उनके जवाब में थोड़ा सा मैंने सोचा उनकी तरफ से भी लिख दिया जाए। कहना है कांग्रेस 70 साल थी, ठीक करने में दिन लगते हैं, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो रहा, पिछला घोटाला सब साफ हो रहा। इनका जवाब यही आता है। बाकी अब कई शायर लोग हैं, वो कहते हैं हर चीज़, अक्सर ये कहा करते हैं नेहरू जिम्मेदार, नेहरू जिम्मेदार, नीरव भागे मोदी भागे सोता चौकीदार, कुछ भी पूछो एक ही उत्तर नेहरू जिम्मेदार। ये तो विश्वास जी भी कहते हैं। तो ये स्थितियाँ बनी हुई हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सुना आपको। और ऐसे छोटे छोटे शहरों में बहुत सारे ऐसे कलाकार होते हैं। संविधान बदलने की भी बात कही गई थी, तो अगर उस पर भी चलो आप सुनाई दो। आज का दिन आपके नाम है अभी। प्रदीप मौर्य नाम है इनका। अमेठी में कौन सा गांव हुआ? अमेठी में तिलोई विधानसभा है, बेरारा ग्राम है। हमारी वर्तमान सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, चाहे वो सांसद हों चाहे मंत्री हों, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद लोकतंत्र की परिभाषा ही नहीं पता है, संविधान को पढ़ा ही नहीं है। वो तरह तरह के बयान देते रहते हैं। हमारे पड़ोसी ज़िले के सांसद जी हैं, उन्होंने कहा अगर हमारी 400 सीट आती है तो हम संविधान बदलने के योग्य हो जाते हैं, इस वजह से हमें जिताइए। यानी कि दौर ये बदल गया है कि जहाँ पर रोज़गार, शिक्षा, चिकित्सा, विकास के नाम पर वोट मांगना चाहिए, वहीं पर लोग संविधान बदलने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो मुझे कहना है, अपने युवाओं से कहना है, देशवासियों से कहना है कि संकट में बाटे संविधानवा हो,
जाग जाग भारत के जवान हो, संकट में बाटे संविधानवा हो, जाग जाग भारत के जवान हो, बाबा साहेब नली है फिर जन्मवा हो, जाग जाग भारत के जवान हो, संकट में बाटे संविधानवा हो, जाग जाग भारत के जवान हो। और 400 सीट इनको संविधान बदलने के लिए चाहिए। कहना है कि 400 सीट जीत के बदली है संविधान हो, विपक्षी न डाल पई हैं तनिक व्यवधान हो, इनके नेता बोले ई बचनवा हो, इनके नेता बोले ई बचनवा हो, जाग जाग भारत के जवान हो, संकट में बाटे संविधानवा हो, जाग जाग भारत के जवान हो। अगर ये 400 सीट पाते हैं, संविधान बदल देते हैं, तो वही हिटलर वाली स्थितियां होंगी और वही ज़माना आने का ये लोग लाने का प्रयास। कि संविधान बदल नहीं पाएंगे इस देश में। संविधान बदलना, बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान बना गए उस संविधान को बदलना नामुमकिन है। सरकारें आएंगी जाएंगी, मंशा उनकी संदिग्ध हो सकती है, लेकिन ये मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है। और ऐसे जब बहुत दबाव हुआ, कुछ बीजेपी के सांसदों का बयान आया, उसके बाद मोदी भी अभी 2-3 जगह सभाओं में कह चुके हैं कि संविधान बाबा साहब अम्बेडकर भी वापस आ जाए तो भी संविधान नहीं बदला जाएगा। ये भी कहा कि अगर हम SC ST OBC के आरक्षण की रक्षा करने के लिए 400 सीट पाना चाहते हैं, और इससे पहले इनके नेता कह रहे थे कि हम संविधान बदलने के लिए 400 सीट पाना चाहते हैं। तो ये तो राजनीति में होता ही रहता है कि कुछ चीज़ों को मैनेज करने के लिए कुछ चीज़ बयान बदलने पड़ते हैं, तो वही बयान बदला जा रहा है। लेकिन मैं छोटी बात मानता हूँ कि अगर ऐसी स्थितियाँ आई तो क्या होगा कि लोकतंत्र खत्म हुई आई तानशाह हो, कातिल भी उन कर होई उन कर गवाह हो, कटघरा में जनता जनार्दनवा हो, जाग जाग भारत के जवान हो, संकट में बाटे संविधानवा हो, जाग जाग भारत के जवान हो। बहुत बढ़िया। आप प्रदीप अपने बारे में ज़रा बताओ कि आप क्या करना चाहते हो। ये तो अभी क्या यहीं कंपोज कराते हो अमेठी में जो लिखते हो जो? हाँ, अमेठी या सुल्तानपुर में जो हमारे गीत होते हैं, जो मुझे लगता है कि मेरे पास बजट है तो मैं उसको रिकॉर्ड करवाता हूँ स्टूडियो में और उसको सोशल मीडिया पर अपने चैनलों पर पोस्ट करता हूँ। और इनके साथ साथ पढ़ाई भी करता रहता हूँ। अभी तक ये सेकेंडरी काम हुआ करता था हमारे लिए, तो अब PG कंप्लीट हुआ है, तो अब थोड़ा सा इस पर भी काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। लगभग 2 लाख इनका फेसबुक पर फॉलोअर है। हाँ, फेसबुक पर फॉलोअर हैं, इंस्टा पे भी लगभग 30,000 हैं, तो फेसबुक से ही हमारी पहचान है। तो आप क्या करना चाहते हो आगे? आप सोशल एक्टिविटी भी करते रहेंगे और उसके साथ साथ आगे हायर एजुकेशन में भी जाना चाहते हैं। चलिए, हायर एजुकेशन में फिर नौकरी या कुछ और? परिवार वाले का तो दबाव होगा, परिवार वाले कहते होंगे कि नौकरी करो, ये क्या गा रहे हो, ये सब कहते हैं कि नहीं, जो होता है आमतौर पर मिडिल क्लास में या गांव देहात में जो होता है? हाँ, चूँकि देखिए स्थितियाँ होती हैं कि घर वाले, अगर हम मिडिल क्लास से हैं तो घर वाले चाहते हैं छोटी सी नौकरी मिल जाए तो इसकी शादी वगैरह कर दें और फिर घर में बहू आ जाएं, तो वैसी स्थितियाँ बनती हैं। और हमारे साथ भी वैसी स्थितियाँ, घर वाले भी प्रेशर बनाते रहते हैं कि इन सब चीज़ों को छोड़ करके केवल पढ़ाई पे फोकस करो ताकि नौकरी छोटी मोटी लग जाए। मिडिल क्लास फैमिली का उद्देश्य ही होता है। आपका क्या इरादा है? हमारा तो इरादा है कि नौकरी के साथ साथ इन चीज़ों में भी रहेंगे और सोशल एक्टिविटी भी करेंगे। अगर हम समाज के लिए कुछ दे सकते हैं तो पे बैक टू सोसाइटी, इन चीज़ों पर भी काम करेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको प्रदीप मौर्य। और ऐसे दर्शकों से भी कहता हूं कि चूँकि मैं यूपी की यात्रा के दौरान अलग अलग इलाकों में जाऊंगा, अगर आपको लगता है कि ऐसे कलाकार, ऐसे गीतकार, ऐसे गायक, ऐसे फनकार आपके इलाके में हैं तो हमारे कमेंट में आप ज़रूर लिखें और कोशिश करेंगे कि आपके इलाके में भी आएँ तो ऐसे लोगों से मिलें, क्योंकि ये आवाज़ें दूर तक जानी और इनकी आवाज़ की गूंज को बुलंदी मिले, बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं गीत सुनाता हूँ कि नाही आव देखवार हो
पूरा बीता 30 साल हो, नहीं आवे देखवार पूरा बीता 30 साल, हमर बुझा दर्दिया है बाबा जी। माई खो जाए पतोहिया के सुखवा, नौकरिया दे दाए चाचा जी। माई खो जाए पतोहिया के सुखवा, नौकरिया दे दाए चाचा जी। और रोजगार मिडिल क्लास में बहुत बड़ा मुद्दा होता है। कहना है कि अगुआ या मैं पहले नौकरी का पूछें, दूसरे बातिन न करें। अगुआ मतलब जो शादी करवाने वाली पार्टी होती है। अगुआ या मैं पहले नौकरी का पूछें, दूसरे बातिन न करें। खेती बाड़ी बिगहा के कितनों गिनाई, ई सब गौरई न करें। पापा गए हैं या घाय हो, हमसे तुर दीन आस हो। पापा गए हैं या घाय, हमसे तुर दीन आस, हमर बूझा विपतिया है बाबा जी। माई खो जाए पतोहिया के सुखवा, नौकरिया दे दाए बाबा जी। चलो बहुत बढ़िया।